So hello students, very good morning to all of you out there. Here I am with the ninth lecture of atomic structure. तो आज का लेक्चर काफ़ी बेसिक होने वाला है. मैं आपको जल्दी बताता हूँ कि अभी हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में. बिफोर प्रोसीडिंग देयर, जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो अगर हमारे साथ कंप्लीट कोर्सेज करना चाहते हैं फुल डेडिकेटेड सिंसियरली जेई एडवांस के लिए 2025 एज वेल एज 2026 के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप केमआईटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड्रॉयड में एज वेल एज आईओएस में, लैपटॉप्स में, हर जगह ये चीज़ें फीजिबल हैं, आप कर सकते हैं. आफ्टर दैट वहाँ आपको स्टोर सेक्शन में इफ़ यू विल लॉग इन एज अ स्टूडेंट, तब आपको स्टोर सेक्शन में जेई 2025 एज वेल एज जेई 2026 के लिए कोर्सेज मिलेंगे. फिलहाल जो 25 के कोर्सेज हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक थियोरेटिकली कंप्लीट हो चुके हैं एंड देयर आर 500 प्लस एडवांस प्रॉब्लम्स विथ डिटेल्ड डिस्कशन. और इस वीक से हम अब इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लाने जा रहे हैं. आप फोल्डर अगर ओपन करके देखोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, तो किस प्रोसीजर में आपको मिलता है. आपको लेक्चर में पहले पीडीएफ रहेंगे, क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, फिर वीडियो सॉल्यूशंस देखिए. और मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो सॉल्यूशंस देखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी और उससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे. ठीक है, इस नंबर को बढ़ा के टारगेट जैसा कि मैंने बताया आपको 1000 प्लस प्रॉब्लम्स करेंगे और इस वीक से इसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे. सबसे पहले थोड़ा आईओसी में प्रॉब्लम्स लाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें भी थोड़े कम प्रॉब्लम्स अपलोडेड हैं, तो आईओसी से शुरू करेंगे और ये 1000 प्रॉब्लम्स का हमारा टारगेट है. अगर आपने ये कोर्सेज लिए हुए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको इसके साथ ही मिलता है. लेकिन अगर आपको सेपरेटली सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए तो उसके लिए भी एक सेपरेट कोर्स अवेलेबल है फॉर 2025 स्टूडेंट्स. एंड नाउ लेट्स कम टू 2026 स्टूडेंट्स. इनके लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं बेटा. लाइव क्लासेस हमारी चल रही हैं MWF 5 o'clock हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं. कोर्स बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है. प्रॉपर जिस प्रोसीजर से कराना चाहिए वैसे कराया जा रहा है. मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स कराया हुआ है, रेडॉक्स इक्विवेलेंट कंसेप्ट कराया, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया है और पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज़ भी एक लेक्चर बचा हुआ है, वो भी आज खत्म हो जाएगा. ठीक है, देन वी विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग और उसके बाद हम आइडियल एंड रियल गैसेस पढ़ेंगे. तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग है एंड देन आइडियल एंड रियल गैसेस पढ़ेंगे. कुछ जगहों पर मैं ये देख रहा हूँ कि आइडियल रियल गैस को ये बोल के हटा दिया जा रहा है कि वो सिलेबस में नहीं है बोल के हटाया जा रहा है और सीधे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दी जा रही है. ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो टीचर्स कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि बिना ये पढ़े आप ये पढ़ ही नहीं सकते. तो हम प्रॉपर सिलेबस, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ख़त्म करना है हमको, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने टारगेट दिया हुआ है 15 जैन 2025 के पहले 11th का आपका पूरा पोर्शन ख़त्म करा दिया जाएगा बहुत अच्छे डिटेलिंग के साथ. अगर आपको डिटेलिंग कंपेयर करनी है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो. आप जिस भी जगह पढ़ रहे हो जस्ट कंपेयर इट. जिस तरह से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है हमारे कोर्स में या फिर जो हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, आप उससे कंपेयर कर सकते हो. और अभी क्वांटम वाला पार्ट जो पढ़ेंगे वो तो अलग ही लेवल पे जाएगा. तो इसके बाद ही हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये प्रोसेस होने वाला है. कोई जेई एडवांस की सिलेबस से ये नहीं हटा हुआ है. ये फालतू के भ्रम में मत रहो, पढ़ना ही पढ़ना है. हो सकता है मेंस के सिलेबस से हटाओ और मेंस में क्वेश्चन ना आए, तो मेंस से करना ही क्या है, वो तो क्वालिफाइंग एग्जाम है यार. वो कोई बहुत बड़ा एग्जाम है नहीं, वो क्वालिफाइंग एग्जाम है सिंपली. ठीक है, तो ये प्रोसेस रहने वाला है. तो अगर 26 एस्पिरेंट है आप और आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो बिल्कुल आप एक बार चेकआउट ज़रूर करिए. आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें करने को मिलेंगी. लास्ट में एक बात आती है डाउट सॉल्विंग के लिए.
तो बेटा हम इस पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द 7-8 दिन के अंदर मैं पूरा डाउट सॉल्विंग प्रोसेस भी आपको ला कर दूंगा। ठीक है, क्या डाउट सॉल्विंग प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर निकालेंगे तो कुछ इस तरह से निकालेंगे कि हाँ इफ़ेक्टिव हो, कि आपके डाउट बहुत अच्छी एक्यूरेसी से रिजॉल्व हो पाए। अब एक ऐसा फालतू सा सिस्टम नहीं देना चाहता मैं कि बच्चे का डाउट आंसर हो रहा है 40% एक्यूरेसी 50% एक्यूरेसी के साथ, भले मैनुअली करना पड़े मुझे पूरे डाउट्स, क्योंकि मैनुअली करूँगा तो एक्यूरेसी 100% रहेगी, बट हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब ये बोल सकते हो बहुत ज़्यादा बच्चों के ना ले पाऊँ डाउट्स। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको 7-8 दिन के अंदर बताता हूँ कि किस तरह से हम डाउट सॉल्विंग प्रोसीजर करेंगे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मैंने बोला भी था, तो बस ये चीज़ और हम ऐड कर देंगे इसी में, तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ लेक्चर्स बहुत डिटेल्ड है, इस तरह से डिटेलिंग की गई है कि मिनिमम डाउट्स आने के चांसेस है। बट फिर भी अगर बच्चों को कहीं डाउट आता है, उसके लिए आई एम फाइंडिंग द सोल्यूशन एंड आई विल बी रिवीलिंग इट वेरी सून इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ओके, चलिए तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं बताऊं आज बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वही पढ़ा है हमने, हाइजेनबर्ग पढ़ा। और आज ना बिफोर मूविंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर और उसके बाद फिर फर्दर क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें जाने से पहले मैं एक बेसिक क्लास लेता हूँ। ये मैंने अपने कोर्सेज में भी इसी प्रोसीजर में पढ़ाया है, यहाँ यूट्यूब पर भी इसी प्रोसीजर में पढ़ाऊँगा। एक बीच में ना बेसिक क्लास होगी, और इस क्लास में मैं आपको थोड़ा बहुत जो एक्चुअली मैं क्लास 10th के फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ, क्लास 10th फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और कुछ बेसिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालना, क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालना। ये चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास में ये क्या होता है ये बहुत ज़्यादा नहीं समझना है कि अरे यार ऑर्बिटल सर एक्चुअली में क्या है ऑर्बिटल। ये मैं आपको दावा करता हूँ जब आपको मैं यहाँ पे वो चीज़ पढ़ाऊँगा तब आपको बेहतरीन फीलिंग आएगी। क्वांटम नंबर्स एक्चुअली में क्या है वो आपको एक्चुअल फीलिंग आएगी जब मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। बेसिक होगा लेक्चर लेकिन करना है, ठीक है, करना है। ओके, तो राइट डाउन द टॉपिक, बेसिक्स ऑफ क्वांटम मॉडल, ऑर्बिटल्स and electronic configuration. This topic and electronic configuration. और कुछ लोगों का ये फीडबैक था कि सर नोट्स आप अगर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा, मैं तो सब चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे और डिक्टेट भी कर देता हूँ। तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आप बना पा रहे होगे नोट्स प्रॉपर, और बहुत सिस्टमेटिकली ही बताया जा रहा है। टॉपिक्स ऐसे तो नहीं है कि कहीं का कुछ पढ़ाया जा रहा है, बहुत प्रॉपर टॉपिक जो होना चाहिए सीक्वेंस ना चैप्टर का, इससे बेटर सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। तो बहुत प्रॉपर सीक्वेंस से बताया जा रहा है। आप नोट्स बनाओ ना, थोड़ा सा बनाओ तो अच्छा नोट्स बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे हैं नोट्स अपने दिखाते हैं, मैं बिल्कुल लेता हूँ नोट्स की यार कैसे बने हैं बताओ, और मैं वेरीफाई करता हूँ तो प्रॉपर बनते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, थोड़े नोट्स बनाइए तो अच्छे बनेंगे। रिवाइज करते टाइम भी आपको अच्छी फीलिंग आएगी। आपको इस तरह से नोट्स बनाना है कि आपको समझ आए,
ठीक है, आपको ऐसे बनाना है कि वो आपको समझ आए। ये दिमाग से मत बनाना कि आगे किसी को देना है मुझे, नहीं, नोट्स बेचना बाचना थोड़े नहीं, तुमको समझ आए इस हिसाब से बनाओ। चलिए, जो भी की पॉइंट्स मैं बोलता हूं उसको भी साइड में लिख सकते हैं आप। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो देखो, क्लास 10th के लेवल पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सीखा है? क्लास 10th के स्कूल लेवल पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे सीखा? जैसे मैं कहता हूं सोडियम, तो आप लिखते हो 2,8,1 ऐसे लिखते हो। 10th के स्कूल लेवल पे आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है। अभी हम ना इसके अंदर एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि आपने ये सिर्फ ऑर्बिट के बेसिस पे बात करी है, क्योंकि देखो अभी तक मैंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया है। तो हो सकता है आपको ये आता हो पहले से, क्योंकि अब 11th आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए होगे, तो आई गेस आपको ये थोड़ा आता होगा। बट मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आपने अभी ये नहीं सुना है कभी, ठीक है? तो ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था। अभी हम क्या करने वाले हैं कि आपको ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का थोड़ा और बेटर और प्रिसाइज तरीका हो सकता है। बेटर और प्रिसाइज तरीका हो सकता है, इस चीज़ की मैंने थोड़ी हिंट आपको दी थी जब मैं आपको बोर्स मॉडल पढ़ा रहा था। जब मैंने आपको उसके ड्रॉबैक बताए थे, तो मैंने आपको थोड़ी हिंट इसकी दी थी कि यार ऑर्बिट का भी फर्दर डिवीजन होता है, जिसको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है? फर्दर डिवीजन होता है, बट एक्चुअली में ऑर्बिटल क्या है वो आगे पढ़ेंगे। अभी बस समझ लो कि हाँ ऐसा कुछ होता है। और ऑर्बिटल्स, अभी डेफिनेशन चाहो तो लिख लो। ये स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। इसका क्या मतलब हुआ ये अभी समझ नहीं आएगा, बस अभी मैं क्या ही बता पाऊंगा आपको, सिर्फ इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन ही बता पाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी बस इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, ठीक है? अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखो, बात ऐसी है कि अभी तक आपने पढ़े थे सेल्स, अब उसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा बेटा सब सेल्स। क्या आएगा? सब सेल्स। सब सेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स क्या है? ऑर्बिटल्स वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। बट बेसिक लेवल पे ऐसा बता दिया जाता है कि जहां इलेक्ट्रॉन है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, या फिर आप ऐसा बेसिक लेवल पे बोल देते हो कि जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है? बहुत सारे टीचर आपको इस तरह से बताते होंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है ना? ठीक है, बेसिक लेवल 10th के लेवल पे ये सब बताना ठीक है, बच्चे को उससे थोड़ा समझ आ जाता है। बट जब आप एक्चुअल लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली में क्या है, क्वांटम नंबर्स एक्चुअली में क्या है। पता है, वो एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स है, क्वांटम नंबर्स इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स है। जी हाँ, वो सब श्रोडिंगर इक्वेशन से हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। बट आज हम भी थोड़ा बेसिक लेवल पे जाएंगे, ठीक है? ताकि मैं आपके दिमाग में एक आइडिया तो दे पाऊँ पहले कि यार हाँ ऐसा कुछ होता है, फिर आगे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिलेट होगा आपको। तो ऑर्बिटल्स है और यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऑर्बिटल्स सबसेल्स ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसेल्स देखो बेटा, इस तरह से डिजाइनेट किया गया है, सबसेल्स को ऐसे नाम दिया गया है S, P, D, F एंड सो ऑन। आगे थ्योरेटिकली तो होते हैं बट प्रैक्टिकली उतना काम नहीं आता आपको। G, H उनका आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, बट हाँ थ्योरेटिकली होते हैं S, P, D, F एंड सो ऑन। और सबसेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी सबसेल्स होते हैं, जैसे कि S सबसेल है, तो S सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल होते हैं।
डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसी तरह से 5, एफ में 7 होते हैं, एंड सो ऑन, ये 5, 7, 9 एंड ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। और मैं बताऊं, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये डीजेनरेट होते हैं। कैसे होते हैं? डीजेनरेट होते हैं। ऑल दीज थ्री आर डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी लेवल के, सेम एनर्जी लेवल के। इसी तरह ये भी 5 सेम एनर्जी लेवल के, 7 सेम एनर्जी लेवल के। ये होता है डीजेनरेट का मतलब। अब बात आती है कौन से सेल में कितने सबसेल्स होते हैं, कौन से सेल में कितने सबसेल्स होते हैं। तो यहां पे फॉर बिगिनर से एक डायग्राम काम करता है, वो डायग्राम मैं बना रहा हूं, आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक, क्या डायग्राम बनाना है? ऐसा देखो ध्यान से, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s। एक एक सब शेल में देखो ऐड करता जा रहा हूं, यही ट्रेंड है, समझ लो। एक एक सब सेल में क्या करता जा रहा हूं? ऐड करता जा रहा हूं, यही ट्रेंड है, समझ लो। 5s 5p 5d 5f 5g एंड सो ऑन, एक एक ऐड करता जा रहा हूं, यही ट्रेंड है। 6s 6p आपको, लेकिन फिर भी मैं बता दूं GV का ज़्यादा काम नहीं आने वाला, थ्योरेटिकली लिखना है बस। 6p 6d 6f 6g 6h एंड सो ऑन, फिर नीचे इस तरह से चलता जाएगा। एक एक ऐड किया मैंने। तो अगर कोई पूछे कि फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होते हैं, तो आपको कहना है हाँ, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, S। फिर कोई पूछे सेकेंड शेल में कितने सब शेल होते हैं, तो आपको कहना है 2 होते हैं, S और P। थर्ड में कितने होते हैं? 3 होते हैं, S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है। समझ गए? अगर आपको थोड़ा इमेजिन करना है इसको, ऐसे कर सकते हो, चलो ऐसे इमेजिन कर लो, लेकिन ध्यान से सुनना, ये जस्ट फॉर बिगिनर्स है, इससे बहुत ज़्यादा दिल मत लगा लेना। ऐसे इमेजिन कर लो कि फर्स्ट में होता है 1s, सेकेंड में होता है 2s 2p, यहाँ होता है 3s 3p 3d, यहाँ होता है 4s 4p 4d 4f। समझ गए? थोड़ा ट्रेंड समझ आ गया? ट्रेंड समझ आ गया? बिल्कुल ट्रेंड समझ आ गया होगा। अब बात आती है इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। अब बात आती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है? इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है? तो उसके लिए कुछ नियम कानून है, तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो सबसे पहला काम तो यही सीखना है हमको कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, वो लिखना है। तो लिखो रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एलिमेंट। और पहला रूल है अफबाउस प्रिंसिपल। पहला रूल है अफबाउस प्रिंसिपल। राइट डाउन। तो अफबाउस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। सुनो, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप लिख लो। अफबाउस प्रिंसिपल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड in order of their increasing energy. In other words, electrons first occupy the lowest energy orbital available to them and enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbitals are filled. अब इसको एक बार पढ़ो खुद से पॉज करके, समझ आ गया क्या है कि बस हाँ, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। जो ऑर्बिटल्स फिलिंग होगी वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में होगी।
अब सवाल ये आता है कि यार लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल कौन से हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो वापस यही डायग्राम पे आओ, इसी डायग्राम पे आओ, फिलहाल इसी से समझते। ऑल्दो जब हम थोड़ा क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो एक रूल आएगा n+l रूल, उससे हम किसी भी दो ऑर्बिटल्स के बीच की, किसी भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन हाईयर एनर्जी का है, कौन लोअर एनर्जी का है। बार बार ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी कि सर ये बार बार बनाना पड़ेगा क्या, नहीं बनाना नहीं पड़ेगा। हम क्वांटम नंबर अभी पढ़ेंगे, उसके बाद एक रूल बताएंगे, उससे आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। और यार ऐसा है कि याद हो जाता है, ठीक है, इतने बार यूज़ करोगे ना केमिस्ट्री पढ़ते समय कि याद हो जाता है। तो इसमें बेटा शुरुआत में आपको ऐसे करना है, देखो लाइक दिस, इस तरह से एरोज बनाने, ये 1s, फिर आया 2s, फिर आया 2p और 3s, ऐसा डायगोनली लाइन खींचनी, 2p 3s, फिर इधर आना है 3p 4s, फिर इधर आना है 3d 4p 5s, ऐसा समझ गए? फिर इधर आना है, इस तरह से आना है, फिर इधर आना है, ये देखो, फिर 4d 5p 6s एंड सो ऑन। फिर इसी तरह से आगे बढ़ना है 4f 5d एंड 6p। अब सोचो ये 5G को मैं क्यों कह रहा था कि बहुत हाई एनर्जी का है, बहुत रेयरली आप देखोगे यूज भी होने वाला है, आपको बहुत रेयरली यूज होगा। तो क्या ऑर्डर आया, मैं ऑर्डर लिखूं, ट्रेंड समझ आ गया? तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है इस तरह से 1s, देन एरो उल्टा लगा दिया मैंने, 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, देखो समझ आ रही बात, 3d, फिर कौन आएगा 4p, फिर आएगा 5s, इस तरह से कर रहा हूं, फिर आएगा 4p, फिर 5s, 4p, देन 5s एंड सो ऑन। ओके, तो ये पहला तरीका हुआ अफबाउस प्रिंसिपल, कि आपको इलेक्ट्रॉन्स जो भरने हैं वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भरने, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भरने। अब दूसरा क्या नियम है, लिखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके देखो दो स्टेटमेंट है, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख बता रहा हूं पहले। तो पहला स्टेटमेंट आप लिखो, an orbital can have maximum 2 electrons, and these must have opposite spins, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट हुआ जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम आएगा। एक और इसका स्टेटमेंट है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते, लेकिन वो क्वांटम नंबर पढ़ते वक्त बताऊंगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रहा हूं तो वो बता रहा हूं। क्या बोले, समझ आ गया कि यार एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अब ये बात आती, स्पिन क्या होता है सर? तो फिलहाल के लिए टाइम पास तरीके से आप ऐसा समझ लो, फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो, फिर इसका एक्चुअल रियलिटी भी बताऊंगा। फिलहाल ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का होना चाहिए एक ऑर्बिटल में, ये बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स, यही बोला जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन वाला है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का होना चाहिए। तो ये बोल रहा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कि देखो समझो, जैसे अगर सपोज करो p सब शेल है, तो सपोज करो 2p है, तो 2p मतलब सेकेंड शेल का p सब शेल। तो भाई कोई भी शेल का p हो, p में 3 ऑर्बिटल ही होंगे, p में 3 ऑर्बिटल ही होंगे, 1 2 3। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यहाँ पे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सवाल आता है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉन भरें कैसे?
जैसे सपोज करो सर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, सर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे, कौन सा तरीका सही है? तो इसके लिए एक अगला रूल आएगा, अगला रूल आएगा, तो ये गलत है और ये सही है, रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा और रूल पे कोई सवाल नहीं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर लो से हाई एनर्जी क्यों, सर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों, इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो इसी तरह रूल लिखो, अगला रूल विच इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल तीसरा, ये नाम से भी थोड़ा याद रखना भाई, मेंस वेंस में काम आता है। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या कह रहा है कि पहले स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f orbitals cannot occur until each orbital of a given subcell is singly filled, is singly filled। मतलब समझ आई? जैसे p सब शेल है, बस वही बात तो बताई जा रही है, p सब शेल है, तो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तीनों की एनर्जी सेम है, तीनों की एनर्जी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक पूरे डिजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली फिल ना हो जाए। लाइक पहला इलेक्ट्रॉन यहां है तो दूसरा यहां, तीसरा यहां, फिर चौथा पेयरिंग होगी, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। सो पेयरिंग विल स्टार्ट ओनली इफ ईच ऑर्बिटल, ईच डिजेनरेट ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये कुछ तरीके हुए जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक बात और समझो, सपोज करो जैसे 3D, तो 3D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो आप बोलोगे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अग्रीड। 3D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिकॉज D में 5 ऑर्बिटल्स हैं D सबशेल में, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सपोज करो मुझे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं 7 कैसे भरूंगा? प्रोसेस देखना, 7 ऐसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, लाइक दिस, इस तरह से भरा जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? चलो अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज। सपोज करो मैं शुरुआत करता हूं वही नॉर्मल सोडियम से, सोडियम 11, तो अगले 10 मिनट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सोडियम 11, सबसे पहले 1s से शुरू करोगे बेटा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, यही प्रोसीजर होगा यूजिंग दी अफबाउस प्रिंसिपल। एनर्जी लेवल्स इसी हिसाब से होंगे। क्लोरीन आ जाओ 17, लिखने का तरीका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p आएगा इसके बाद, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 3p5, तो 3p5 भरा हुआ कैसे है? अगर आपको 3p5 इमेजिन करना है तो दिस इज योर 3p, 5 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 1 2 3 4 5। समझ आ गया? अगला देखो, देखो कुछ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे हीलियम, नोबल गैसेस की बात कर रहा हूं मैं, नियॉन, आर्गन, इतने ही लिखते हैं, बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो हीलियम आप लिखोगे 1s2, नियॉन को देखो आप 10 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2
2p6 10 हो गया। आर्गन 18 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दिख रहा है 3s2 3p6। इसके बाद ये हो गया आर्गन। अब आप अगला नोबल गैस लिख सकते हो, दैट इज क्रिप्टॉन, एंड क्रिप्टॉन ऑब्वियसली हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 36। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 4s के बाद देखो 3d आएगा, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, कितने हुए यहाँ 20 और ये 30, और फिर आएगा 4p6, तो ये हुआ क्रिप्टॉन 36। बहुत आराम से समझ आ रहा है क्रिप्टॉन 36। अब देखो क्या दिक्कत आती है कि जैसे 36 लिखना है मुझे, तो इतना लिखना पड़ रहा है, इतना लिखना पड़ रहा है, या मुझे 40 का लिखना है, तो 4p के बाद फिर मैं फर्दर फिल करना शुरू करूंगा। ये देखो 4p के बाद मैं फिर फर्दर 5s भरूंगा एंड फिर सो ऑन जाऊंगा। तो इस तरह से लिखने का तरीका है कि आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो कि 20 होता है, तो आप उसके नियरेस्ट नोबल गैस को जस्ट पहले लिख दो, नियरेस्ट नोबल गैस को जस्ट पहले लिख दो। जैसे कैल्शियम का नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन है, तो आप ऐसा लिख दो आर्गन, आप आर्गन 18 लिख दो। अंडरस्टूड है कि आपने इतनी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ठीक है, अंडरस्टूड है कि आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। उसके बाद कौन आता है 3p के बाद 4s आता है, तो सिंपली आप यहां लिख सकते हैं 4s2, सिंपली आप लिख सकते हैं यहां पे 4s2। इसके बाद जैसे मान लो आपको रुबिडियम लिखना है, रुबिडियम लिखना है, रुबिडियम 37 होता है, 37 होता है, तो आप क्या करोगे, आप नियरेस्ट नोबल गैस देखा आपने क्रिप्टॉन है, आपने लिख दिया क्रिप्टॉन 36, और फिर क्रिप्टॉन फिनिश होता है 4s2 4p6 पे, तो 4p के बाद आता है 5s, तो आपने लिख देना है सिंपली 5s1, दैट्स इट, आपने लिख देना है 5s1। गॉट दिस पॉइंट। तो ये कुछ आसान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, ये कुछ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, इतना आपको अभी थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब देखो F ब्लॉक में जाओगे तो काफ़ी एक्सेप्शंस आएंगे, D ब्लॉक में भी थोड़े कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो चीज़ें हम सीखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम स्पेशली, खैर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर में पढ़ा देता हूँ, बट F ब्लॉक की बात हम F ब्लॉक चैप्टर में करते हैं, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, बट फिर भी। अब जैसे देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने लिखना है वैनेडियम 23 का कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम 24 का कॉन्फ़िगरेशन, आयरन 26 का कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर 29 का कॉन्फ़िगरेशन और जिंक 30 का कॉन्फ़िगरेशन। ये सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब डी ब्लॉक क्या होता है ये आपको अगले चैप्टर में समझ आएगा। इन सभी में आप ये देखोगे फिलहाल कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में जा रहा है। क्या देखोगे आप कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में जा रहा है। देखना, जैसे वेनेडियम है, नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, आर्गन 18 होता है, 4s2 ये सभी में आएगा, 23 24 26 ये सब का नियरेस्ट नोबल गैस यही है, तो ये 4s2 तक ये तो सभी में रहेगा, समझ गए, ये तो सभी में रहेगा। इसके बाद फिलिंग होती है 3d की, तो वेनेडियम में होगा 3d3, क्रोमियम आयरन यहां होगा 3d6, यहां होगा 3d10। अब ये जो दो केसेस हैं ये थोड़े एक्सेप्शनल है, ये जो दो केसेस हैं ये थोड़े एक्सेप्शनल है, ठीक है, और इसके एक्सेप्शनल होने का रीजन ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। यहां बस थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाएगा, आपको बता दिया, एटलीस्ट मैं तो ऐसी इसी तरह से कराता हूं। तो देखो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 4s2,
आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 4s2 3d4, कायदे से ये होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो 4s2 3d9, कायदे से यही होना चाहिए। बट एक्चुअली में ये नहीं होता है, एक्चुअली में ये नहीं होता। यहां ऑफबाउस का जो प्रिंसिपल है वो वॉयलेट होता हुआ पाया गया है। ऑफबाउस का प्रिंसिपल या बोले तो n+l रूल वो वॉयलेट होता हुआ पाया गया है। कैसे? यहां जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी गई है वो देखी गई है 4s1 3d5, 4s1 3d5। यहां जो कॉन्फ़िगरेशन देखी गई है 4s1 3d10, ये देखी गई है। ऐसा क्यों? फिलहाल आप ऐसा लिखो, ये d5 क्या है, d5 1 2 3 4 5, d10 क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ ऐसा है d5 d10। तो पहली बात कि ये काफी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरा इसकी हाई एक्सचेंज एनर्जी होती है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है ये आपको मैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में बताऊंगा। ऑल्दो कोई बहुत खास कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी बता दे रहा हूं, नाम बस पता रहना चाहिए फिलहाल। हाई एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्रिकल है, अभी आप ऐसा समझ लो, और सिमेट्रिकल चीजें स्टेबल हैं यहां पे, ऐसा मान लो अब कि ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल मानी जाती है। तो यहां ऐसा इसलिए हुआ, इसके पीछे रीजन आप लिखो कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर कंसिडर्ड एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी वैल्यूज। एक्सचेंज एनर्जी की बात बाद में करेंगे। लेकिन जब अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या सर पूरी पीरियोडिक टेबल में यही दो एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, जो n+l रूल को वॉयलेट करते हैं, क्या यही दो एलिमेंट्स हैं या फिर इनके जैसे नमूने और भी हैं? तो इनके जैसे बहुत सारे नमूने हैं। आप 4D सीरीज में जब देखोगे तो बहुत सारे नमूने, ये 3D सीरीज था, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया, ये 3D सीरीज था। 4D सीरीज में इस तरह के बहुत आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और वहां आप ये भी पाओगे कि D5 नहीं भी हो रहा है, D4 हो रहा है, D3 हो रहा है, D4 हो रहा है, D3 हो रहा है, फिर भी n+l रूल को वॉयलेट कर रहे हैं, ऐसे भी पाओगे। उसी वक्त मैं आपको n+l रूल के एक्सेप्शंस, कंप्लीट जो जो एक्सेप्शंस है वो बताऊंगा, और थोड़ा एक्सचेंज एनर्जी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप ये दो एलिमेंट्स ही लिख लो, वो डी ब्लॉक में पढ़ना वो थोड़ा इनऑर्गेनिक का पोर्शन हो जाता है, इसलिए उसको उस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अभी मैं थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री टाइप्स इसको पढ़ा रहा हूं, समझ आ गया? इसी तरह से बेटा P3 भी स्टेबल माना जाता है ना, P3 भी स्टेबल माना जाता है, P3। इसी तरह से P6 भी स्टेबल माना जाता है, P6 भी स्टेबल माना जाता है, समझ लीजिए। ये हमने सीख लिया कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाओ अगली चीज पे, वो है राइटिंग क्वांटम नंबर्स, असाइनिंग क्वांटम नंबर्स टू अ गिवन इलेक्ट्रॉन। टॉपिक डालो, असाइनिंग क्वांटम नंबर्स टू गिवन इलेक्ट्रॉन। अभी ये भी एकदम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्वांटम नंबर क्या है मैंने बताया आपको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स, ठीक है। एक्चुअली इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स है, NLM तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स ही है, बाकी एक और क्वांटम नंबर आएगा स्पिन, वो आगे आएगा। तो फिलहाल आप ये समझो कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, उसकी पहचान होते हैं, आप ऐसा समझ लो, उस इलेक्ट्रॉन की पहचान होते हैं। और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते,
सिंपल बात, ठीक है। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्या क्या क्वांटम नंबर्स होते हैं? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ, स्पिन उसी स्पिन से रिलेटेड ही है, वो अभी बताया ना मैंने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जी हाँ, ये उसी स्पिन से रिलेटेड है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, इसको करते हैं एल से, इसको करते हैं एम से, या फिर किसी किसी बुक में एम एल भी लिख देता है, कंफ्यूज नहीं होना, वही बात है। और ये होता है एस से। अब मैंने कहा कि क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं? क्वांटम नंबर्स आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की जानकारी देते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उसके बारे में क्या जानना जरूरी है? तो आप ये बोल सकते हो उसका शेल जानना जरूरी है, उसका सबशेल जानना जरूरी है, उसके ऑर्बिटल जानना जरूरी है, और वो कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये जानना जरूरी है। यही बोलोगे? तो जी हाँ, ये चारों क्वांटम नंबर उसी के लिए हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल की इंफॉर्मेशन देता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है, ये आपको पर्टिकुलर ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है, और ये स्पिन की इंफॉर्मेशन देता है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसान लग रहा होगा आज का लेक्चर आपको, लेकिन ध्यान रखना ये तूफान से पहले उठने वाली खामोशी है, क्योंकि अगला जो लेक्चर होने वाला है तूफानी होगा बहुत, ठीक है। उसमें आपको कुछ देर तो चीज़ें डाइजेस्ट ही नहीं होंगी, लगेगा अरे भाई ये क्या चल रहा है। तो बस उसी के पहले की शांति है, ये समझ लो। चलिए, तो अब ये देख लेते हैं कि नंबर कैसे असाइन करते हैं। नंबर है तो एल की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, फिर एम की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, एस की क्या होती हैं वैल्यूज। तो देखो एन की तो बड़ी सिंपल वैल्यू है। एन की वैल्यू अभी मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा ना, तो और बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। तो एन की वैल्यू तो सिंपल, जो सेल नंबर है वही एन है। जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 5th सेल में है, 5s में है, या 5p में है, या 5d में है, सभी के लिए n की वैल्यू 5 है। 2s में है या 2p में है फर्क नहीं पड़ता, n की वैल्यू 2 है। समझ आ गया? 3s में है, 3p में है, 3d में है, नहीं फर्क पड़ता, n की वैल्यू 3 है। तो ये सिर्फ सेल नंबर के बराबर हो जाता है n। अब दूसरा क्या है? दूसरा l। l ये सबसेल के लिए होता है, दिस इज फॉर सबसेल्स। और वैल्यू क्या है देखो, ध्यान से सुनना। जैसे एस पी डी एफ जी, वैसे जी वगैरह काम नहीं आता, बट थ्योरेटिकली पॉसिबल है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अब एल, एल क्या होता है बेटा? एस के लिए 0, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एल की वैल्यूज है। फर्क नहीं पड़ता वो 1s है या 2s है या 3s है, सुन लेना, फर्क नहीं पड़ता वो 1s है कि 2s है कि 3s है कि 4s है, कुछ भी हो, अगर s है तो l की वैल्यू 0। फर्क नहीं पड़ता वो 2p है कि 3p है कि 4p है, अगर p है तो वैल्यू 1 है। सिमिलरली यहां भी वैसे ही चलता है। समझ आ गया? ठीक है भाई, समझ आ गया। अब आते हैं m। तो m तो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। सुनना, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चों को। m ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। इसकी जो वैल्यू होती है, फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये होती है -L2 + L। जैसे p के लिए होगी -1 से +1, d के लिए होगी -2 से +2। सुनना मेरी बात। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो p है, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 1। तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 से +1, मतलब -1, ऑब्वियसली इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है, -1 0 +1, सो दिस विल बी -1 0 +1, -1 0 +1। अब एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बात और बताना चाहूंगा। यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं।
ये तो ठीक है, -1 0 +1। इसी तरह चलो एक बार मैं डी का भी बता देता हूं साथ में। डी है तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 2, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से +2। क्या हो जाएगी, -2 से +2। तो आप ऐसे भरोगे -2 -1 0 +1 +2। अब सपोज इलेक्ट्रॉन जो है ना, आपने D3 भरा है, मान लो आप D3 भर रहे हो, D3 1 2 3, आपने D3 भरा, तो आपको ऐसा लगता है कि यार D3 तो भर दिया हमने, तो मुझे ये वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे D3 मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन की चाहिए, आपने इसको बोल दिया सपोज 23rd इलेक्ट्रॉन, चेक करके देख लेना 23rd इलेक्ट्रॉन 3D3 में आता है, 3D3 होता है, तो आप उस हिसाब से बोल रहे हो कि यार इस इलेक्ट्रॉन की मुझे चाहिए, तो आप m की वैल्यू ना 0 बोल देते हो, आप बोलते हो m की वैल्यू 0, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि m की वैल्यू 0 बोल देना है। अरे मेरे भाई आप सुनो बात, ये सभी डिजेनरेट है, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, ये डिजेनरेट है, मुझे D3 भरना है, अगर मैं ऐसे भरूंगा तो क्या कोई गड़बड़ी है क्या, ये लो, ये कोई गड़बड़ी है, कोई ऐसे भर रहा है, कोई बोल रहा है नहीं 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 मैं ऐसे भरूंगा, कोई बोल रहा है नहीं मैं ऐसे भरूंगा, ऐसा ऐसा, कोई ऐसा भरे, क्या दिक्कत है, ये तो सभी डिजेनरेट है, ये तो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको सिंगली फिल करना है, आप कहीं से भी शुरू करो, क्या दिक्कत है, समझ गए बात। तो D3 का मतलब ऐसा नहीं कि ये बीच वाले में आया, अरे भाई ये तो हम ऑन पेपर अच्छा दिखता है इसलिए इस तरह से भरते हैं, पर टेक्निकली सोचो, ये तो ऐसे भरो तो भी ठीक है, ऐसे भरो तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है, सभी ठीक है, और ऐसे भरो तो भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो m की वैल्यू है आप ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो 0 है, समझ गए बात, क्योंकि आप अगर कोई ऐसे भर रहा है तो वो कोई भी प्रिंसिपल को वॉयलेट तो नहीं कर रहा है। देखो हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक पूरे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रॉपरली भर ना जाए, जब तक पूरे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स प्रॉपरली भर ना जाए तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। तो जी हाँ ठीक है ना, यहां तो पेयरिंग थोड़ी ना किया आपने, क्या यहां पेयरिंग की है क्या, नहीं तो करिए, तो कोई रूल वॉयलेट नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा भी किया जा सकता है, इसलिए ऐसा भी किया जा सकता है। सो m की वैल्यू जो होगी ना आपको इसी तरह से बोलना पड़ेगा, -L से +L। लेकिन हाँ कहीं अगर स्पेसिफाई करा क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है m की, हाँ तब आप भले बोल देना +2, या कहीं बोल दिया मिनिमम वैल्यू क्या है तो आप जरूर बोल देना -2, वो ठीक है, समझ पा रहे हो, वो ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम ठीक है, लेकिन एक वैल्यू ऐसे आप अपने से नहीं स्पेसिफाई कर सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको बहुत प्यारे तरीके से समझ आ रहा होगा। इतना कराने में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर एटलीस्ट लिखना सिखाने में लोग 2-2 3-3 लेक्चर लेते हैं, फिर भी बच्चा धीरे धीरे करते रहता है। लेकिन मैं बता रहा हूं इतने इफेक्टिव तरीके से करा रहा हूं, 1 घंटे के अंदर सब कुछ पढ़ के उठ के निकल जाओगे, अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो मेरी बात मानो, स्किल इशू है, ठीक है। अगर इतना धीरे बताने में भी नहीं समझ आ रहा है तो समझो थोड़ी स्किल इशू है आपको, आप उस पर काम करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर तो सबको स्किल इशू कह देते हैं, नहीं सबको नहीं कहते भाई, सबको नहीं कहते, रियलिटी कहते हैं। आप मेरी बात समझो, मुझे पता है कि कितना स्किल होना चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक है। अभी अक्रॉस इंडिया 2 ही साल हुआ है पढ़ाते, अभी अक्रॉस इंडिया मुझे 2 साल ही हुआ है पढ़ाते, इससे पढ़ा तो मैं 6-5 साल से रहा हूँ जेई के लिए, लेकिन अक्रॉस इंडिया एक अच्छे लेवल पे मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, जेई 23-24, और इसमें ही मल्टीपल 3 डिजिट रैंकर्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, मल्टीपल 3 डिजिट रैंकर्स प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो मुझे पता है बच्चों के दिमागी लेवल के, ठीक है। चलिए, और कितने सारे रैंकर्स, हाँ वो बात अलग है कि मैं इंटरव्यू नहीं लेता यार, मैं इंटरव्यू नहीं लेता, ठीक है।
वो बहुत ज़्यादा वो क्रेडिट सीकर वाला काम ना मुझे थोड़ा सा चीप लगता है कि मैं इंटरव्यू लूँ खुद, वो सब थोड़ा नहीं करता मैं। वो अपनी अपनी बात होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाते हैं बच्चे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट ने मेरे साथ लगातार साल भर पढ़ाई करी और बहुत अच्छा 3 डिजिट रैंक लेकर आए, और कहीं किसी का उसने टेस्ट सीरीज लिया था तो उस फिजिक्स के लिए, सिर्फ जस्ट टेस्ट सीरीज। क्या होता है यार टेस्ट सीरीज? तो भाई वो टेस्ट सीरीज से अगर उसके रैंक बहुत अच्छी आई और उसने सिर्फ टेस्ट सीरीज लिया था, तो कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, वो टेस्ट सीरीज लिया था, अरे आओ बेटा इंटरव्यू दो, लोगों को बताओ, बच्चों का फायदा होगा, भला होगा। अरे बच्चों का फायदा नहीं, तुम बोलो ना यार कि तुम क्रेडिट लेना चाहते हो, सीधी बात करो, है ना। तो जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है वो मुझे जानता है, जो बच्चे कोर्सेज मेरे लिए हुए वो जानते हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो वो इंटरव्यूअर नहीं बन पाता हूं मैं यार, वो थोड़ा मुझे चीप लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया। चलो अब सीधे असाइन करना शुरू करते हैं। एस के बारे में बता देता हूं, एस स्पिन। तो देखो बेटा, स्पिन में प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज है। सर हाफ ही क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है फिलहाल, सिर्फ प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज है। क्लॉकवाइज वाले को प्लस हाफ, एंटी क्लॉक को माइनस हाफ, ऐसा आप बोल सकते हो। बट जब मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन भराऊं, अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन भराऊं, आप नहीं बता सकते कि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वाला है या एंटी क्लॉकवाइज, नहीं बता सकते। ये भी आपको अगले लेक्चर में समझ आएगा, अगले या फिर अगले के अगले लास्ट लेक्चर जो चैप्टर का होगा उसमें ये बात बताता हूं कि ये पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आप नहीं बता सकते। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आप नहीं बता सकते। लेकिन हां, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है, तो यह पक्का है कि दूसरा माइनस हाफ है, एंड वाइस वर्सा। समझ आ गई बात? ठीक है, चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं, सीधे असाइन करते हैं क्वांटम नंबर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर 17th इलेक्ट्रॉन, लेट अस असाइन ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू चेक वेयर दिस इलेक्ट्रॉन will lie. 2s 2p6 3s2 3p5 3s2 3p5। so देखो बेटा, 17th इलेक्ट्रॉन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 17th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा होगा, ये 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, यहाँ आ गया 17th इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया। अब यही चीज यहां भी आ सकती है, यहां ये चीज ऐसे भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लो, यहां भी आ सकता है, क्या दिक्कत है? आप डिजेनरेट की पेयरिंग करा रहे हो, कहीं से भी करा सकते हो, या यही चीज ऐसे भी आ सकती है। समझ गए? ये देखो, ये हुआ, फिर एक पेयरिंग हमने इधर ले आया, अब इधर भी ले आते हैं, ये ऐसा किया, फिर यहां कर दिया, ये देखो यहां भी आ सकता है। तो भाई ऑर्बिटल बहुत स्पेसिफिक तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये बात पक्का है कि 3p में ही है कहीं, 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 ये बात पक्का है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, l की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई, और s की वैल्यू क्या हो गई, ये लिख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू p है ना, p, तो p के लिए l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -1 या 0 या +1 है। ये तीनों में कुछ भी हो सकता है, देख सकते हो आप, तीनों में कुछ भी हो सकता है, हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते। s की वैल्यू +½ है या फिर -½ है, +½ है या फिर -½ है। समझ आ गया? क्लियर? एक और लिख लेते हैं, चलो। 25th इलेक्ट्रॉन, तो कैसे करोगे? आर्गन तक आपने लिखा, 18, फिर 4s2 लिखा, फिर 3d5 लिखा। तो जब आपने लिखा 3d5,
जब आपने लिखा 1 2 3 4 5, जब आपने लिखा 3d5 तो ये d5 हुआ। अभी वही बात है, d5 ये भी बोल सकते हो, ये कहीं भी हो सकता है d5। तो अब वैल्यू डालनी है, तो n इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू और s इज इक्वल्स टू। तो n 3d में गया ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, m की वैल्यू -2 से लेके +2 तक कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। s की वैल्यू जरूरी नहीं है कि +½ है, वो +½ भी हो सकता है, वो -½ भी हो सकता है। क्लियर है बात? आई होप ये बात क्लियर है। अब इसी के आगे प्रिंसिपल लिख लो, वही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको भी कहा जाता है, इसको भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। और इसका मतलब है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये कहता है कि no two electrons in an atom can have same set of quantum numbers। डन, ऑब्वियस भी है। जैसे इवन आप ऐसे बात करो कि सपोज करो कोई 3D में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ आ गई होगी बात, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। 3D में अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, सपोज इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो मैं कहूंगा कि n3 है, मैं कहूंगा l d में 2 है। अब m की वैल्यू -2 से लेकर +2 होगी, बट ये कंफर्म है कि जो भी होगी दोनों के लिए सेम होगी। समझ गए? क्योंकि दोनों तो सेम ऑर्बिटल में। अगर मैं इन दोनों की स्पेसिफिक बात करूं तो बात ऐसी होगी कि सेम ऑर्बिटल वाले की बात हो रही है, सेम ऑर्बिटल वाले की बात हो रही है। तो m की वैल्यू क्या होगी वो तो नहीं बता सकता मैं, बट जो भी होगी वो सेम होगी। तो देखो n भी सेम हो गया, l भी सेम हो गया और m भी सेम हो गया, तीनों सेम हो गए। और s क्या होगा? जी हां, यहीं पर डिफरेंस है कि s अगर पहले वाले का +½ है, देखो हो कुछ भी सकता है, जैसे यहां हमने बोला क्या है नहीं पता, बट जो है सेम है, वैसे यहां पे मैं बोल सकता हूं कि क्या है नहीं पता, बट जो है वो अलग ही होगा। अगर एक का +½ होगा तो दूसरे का -½ होगा। इस तरह से ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में है, हो सकता है 3 क्वांटम नंबर सेम हो, 1 2 3 सेम हो, बट चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट ही होगा। ठीक है, चौथा डिफरेंट ही होगा। अब एक क्वांटम नंबर से रिलेटेड छोटा सा जेई का PYQ कर लो। अब किस साल में आया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ जेई एडवांस में ही आया था शायद। तो लिखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इसी तरह का था मिलता जुलता, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव। देखो क्वांटम नंबर से अगर डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप खुशी मनाओ, इंटीजर टाइप में ज़्यादातर पूछा जाता है और आसान होता है। ठीक है, और आसान होता है, बच्चे आराम से बना सकते हैं। कैन हैव n + l = 6, n + l की वैल्यू 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स के हो सकते हैं? तो आप क्या करना शुरू करोगे? पहले मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकलना शुरू करोगे, मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी लिखना शुरू करोगे। n + l वैल्यू 6, हैविंग, चलो और आगे बढ़ा दे, हैविंग क्लॉकवाइज रोटेशन। चलो हाफ कर दिया मैंने आंसर। अब हैविंग क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसा दे दिए तो n + l 6, पहले आप बोलोगे भाई मैथमेटिकली क्या पॉसिबिलिटी है, 0 6, फिर आप बोलोगे 1 5, फिर आप बोलोगे 2 2 4, फिर आप बोलोगे 3 3, फिर आप बोलोगे 4 2, फिर बोलोगे 5 1, फिर बोलोगे 6 0। मैथमेटिकली यही पॉसिबिलिटी है अगर इंटीजर जाए अपन, क्योंकि n l इंटीजर होते ही हमको पता है। अब इसमें क्या क्या बकवास है उसको हटा दो। तो भाई देखो सबसे पहले ये बकवास है, n0 कुछ नहीं होता, और l कभी भी n से, आप अगर ट्रेंड देखे होगे तो भाई l जो है वो कभी भी n से बड़ा या बराबर भी नहीं हो सकता। जैसे अगर आप
ये बात, ये तो खैर शुद्ध बकवास है, ये भी शुद्ध बकवास है। इवन आप 3 देखो तो क्या मतलब हुआ, 3 और L3 मतलब F, क्या 3F जैसा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है? आंसर है नहीं। 3F जैसा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है? आंसर है नहीं। ठीक है, तो ये 3F भी बकवास है, ये भी बकवास है। लेकिन हाँ, अब यहां L जो है वो N से छोटा हो गया, तो ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, ये उससे छोटा हो गया, ये पॉसिबल है। ये क्या बेटा, ये है तुम्हारा 4D, सॉरी हाँ 4D, ये 4D है। ये क्या है, ये है तुम्हारा 5P, समझो। ये क्या है तुम्हारा 6S, समझ आ गया। अब 4D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो आप बोलोगे मैक्सिमम तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें बोलोगे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में एक कंडीशन और लगा दी गई है कि भाई क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए, और क्लॉकवाइज रोटेशन वाले तो 5 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बाकी एंटी क्लॉकवाइज वाले होंगे, ये बात पक्की है। तो आंसर हो गया 5 3 8 1 9, तो इसका आंसर है 9। ये सब इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना। बट हाँ, जेई में पूछा जाता है। आपको ठीक ठाक से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस तरह के जितने मैथमेटिकल सवाल हैं वो आप बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए करते हैं इतना ही। उससे पहले एक चीज़ और लिख लो यार, चलो ये ऑर्बिटल्स हमने पढ़ा ना, थोड़ा 2-4 मिनट और बढ़ा देता हूँ। शेप्स लिख लेते हैं ऑर्बिटल्स का। ये ऑर्बिटल के शेप्स भी होते हैं। मैं अभी रफली आपको शेप बना के बता रहा हूँ, कॉपी में बना लेना। ये शेप एक्चुअली क्या है, ये जब मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आनंद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो लिखो थोड़ा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको भी लिख लो। तो भाई फिलहाल ऑर्बिटल्स का शेप होता है, तो ये एक्चुअली रीजन है। जो डेफिनेशन हमने लिखा उसके हिसाब से समझ आ रहा है कि ये रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो ट्रीट इट एज अ रीजन, एक रीजन की तरह सोचो। और उस रीजन को जब उसकी बाउंड्री सरफेस, उसकी जो बाउंड्री सरफेस है उसको जब बाउंड कर दे रहे हैं तो एक शेप बन के आ जा रहा है, और उसी को हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के अंदर पढ़ रहे हैं, उसी को शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखो एस ऑर्बिटल, कोई भी एस ऑर्बिटल हो, साइज अलग हो सकता है बट उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, वो स्फेरिकल होता है कुछ इस तरह से। एस ऑर्बिटल आपको ऐसा स्फेरिकल 3D में बन रहा है, मैं तो 2D में बना रहा हूँ, आप इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हो। 3D में कुछ स्फेरिकल जैसा शेप बन के आता है एस ऑर्बिटल का। पी ऑर्बिटल्स, कोई भी पी ऑर्बिटल हो वो डम्बल शेप का होगा, वो डम्बल शेप का होगा। जैसे फिलहाल हम पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक को पी एक्स बोलते हैं, एक को पी वाई बोलते हैं, एक को पी जेड बोलते हैं। ये डम्बल शेप का होता है। पी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड इस तरह से, ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस तरह से एक्स एक्सिस के अराउंड फैली हुई है। ये डम्बल ही है शेप, शेप इज डम्बल, एक्स एक्सिस के अराउंड। सिमिलरली पी वाई वाला वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, ये वाई मान लो, इसी को वाई मान लो फिलहाल, तो ये वाई हो गया। ऑल्दो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ेंगे अगली क्लास में कि भाई क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें मान के पढ़ना, और कोऑर्डिनेट सिस्टम क्वांटम का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम आप मानते हो उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। ये पी वाई है, इसी तरह से पी जेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डी ऑर्बिटल्स का शेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और एफ का और कॉम्प्लेक्स है। एफ इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एफ को बनाने की जरूरत नहीं है। डी ऑर्बिटल्स का शेप, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स। अभी बस इंफॉर्मेशन की तरह लिख लो। फिर होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। इनको बोला जाता है बेटा एक्सियल ऑर्बिटल्स, इनको बोला जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्यों एक्सियल ऑर्बिटल्स बोला जा रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस। ये सब लिखते जाया करो, है ना, फिर मत बोलना नोट्स में नहीं है। अबे लिखा करो ना ये सब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस। यहां पे आओ, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे नहीं है। शेप बता रहा हूं, डबल डम्बल शेप होता है।
जैसे सपोज करो मुझे डी एक्स वाई बनाना है, मैं भी इसको एक्स और इसको वाई मान रहा हूं, तो ये मेरा डी एक्स वाई है, समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर है, स्केच कर लेना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फिलहाल बस शेप का आइडिया दे रहा हूं बस। फिर इसी तरह से डी वाई जेड डी जेड एक्स, तीनों ऐसे ही बनेगा, बस यहां पर वाई जेड ले लो, यहां जेड एक्स ले लो, तो सेम शेप ऐसा बनेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भी डबल डम्बल ही शेप है, ये एक्स और ये वाई अलोंग दी एक्सिस, समझ गए? अलोंग दी एक्सिस, ये है तो डबल डम्बल ही, बट पूरी तरह से एक्सिस ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर है तो उसको हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बट डी जेड स्क्वायर, इसका शेप थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग शेप है डी जेड स्क्वायर का। ये शेप कुछ इस तरह का है, ये जेड, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, डबल डम्बल तो नहीं है ये, जेड एक्सिस पे। और एक रिंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, जिस तरह से वो आप सैटर्न नेपट्यून में वो रिंग देखते हो ना प्लैनेट्स में, कुछ वैसी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक ऐसी रिंग है, ये एक रिंग है लाइक दिस। तो ये कंप्लीट एक शेप बन के आता है डी जेड स्क्वायर का। डबल डम्बल तो नहीं बोलते, कुछ लोग इसको डोनट कहते हैं, डोनट की तरह दिखता है, तो दिस इज डी जेड स्क्वायर, डोनट शेप भी इसको बोल देते हैं। ऐसी एक रिंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। और एफ ऑर्बिटल्स के शेप आप अगर इंटरनेट में गूगल करोगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स से शेप मिल जाएंगे, बना पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं बना रहा हूं। तो ये है एस पी डी ऑर्बिटल्स के शेप। बहुत ही बढ़िया रही आज की क्लास, मज़ा आया, बहुत कुछ हमने बहुत कम समय में सीखा। हो सकता है ये बातें आपको पहले से आती रही हो, बट मेरा काम है कि मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ, तो एक बार ये बताना ज़रूरी है। और ये मैं श्रोडिंजर एंटर करने के जस्ट पहले ये पोर्शन पढ़ाता हूँ। और अब जो अगला लेक्चर होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली मैं 2 या 3 लेक्चर लूँगा। आज था 9th लेक्चर, 12th लेक्चर तक तो कंप्लीट हो ही जाना है। बहुत टॉप नॉच लेवल पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म करेंगे यूट्यूब पर। और अगर बात करी जाए हमारे कोर्सेज की, तो हमने यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है, इवन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म कर लिए, ठीक है। तो जो भी नए बच्चे, अगेन एक रिमाइंडर दूंगा उनको कि बिल्कुल ऐप इंस्टॉल करें। बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप थोड़े सिंसियर हो अपनी तरफ से। देखो, ऑनलाइन कोर्सेज में सिंसियरिटी खुद से दिखानी पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको कितना भी कोई कह ले, पुश कर पाना पॉसिबल नहीं है बच्चे को, एक एक बच्चे को पुश कर पाना पॉसिबल नहीं है, और पुश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, मेरा मानना ये है। अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, ही हैज़ टू बी सिंसियर, ही हैज़ टू बी सिंसियर। और आपको बता दिया जाता है, लेक्चर्स के दौरान ही बता दिया जाता है कि ये करना है, ये करना है। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके लिए कोई मुझे रिटन या प्रिंटेड ऐसा मॉडल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि प्रिंटेड मॉडल दे दो सर ये करना। अरे भाई, लेक्चर में बता तो रहा हूँ यार, लेक्चर तुम अटेंड कर रहे हो तो पता चलेगा तुमको। बता तो रहा हूँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, करो तो वही करो। क्या प्रिंटेड मॉडल दूं मैं कि डू दिस आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर रिवाइज द नोट्स है? इसका क्या मतलब है? आपको जो बताया जा रहा है वो करते जाइए। और अगर आपने अभी तक कोर्सेज में एनरोल नहीं किया है, बिल्कुल आइए, पढ़िए, मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया रैंक लेकर जाओगे, जिस तरह से 23 और 24 में बच्चे लेकर गए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर अवर चैनल as well as our ChemIIT app to others if you like the content. Thanks for watching.